बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। तो जनाब 3 से 4 रोज़ रह गए हैं ईद उल अज़हा आने में और ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि लोगों की जो तैयारियां हैं वो बढ़ चुकी हैं। और तैयारियां वैसे जो बड़ी ईद की होती हैं वो मोस्टली यही होती है लोगों की कपड़ों से ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे फोकस होता है तो वो होता है कुर्बानी के जानवरों पर, छुरियाँ तेज़ करने पर। अच्छा जी, मुड्डी जो है वो ठीक है या नहीं है, टोका जो है वो बेहतरीन है या नहीं है। और हर घर में जहाँ पर बच्चे मौजूद हैं वहाँ पर अपने वालिदैन से यही डिमांड कर रहे हैं, अपने बड़ों से यही कह रहे हैं कि अब्बा या अम्मी या चाचा या ताया मामा, हम अपने घर में जानवर कब लेकर आएंगे। तो आप किसी भी गली मोहल्ले में चले जाएं, वहां पर आपको एक अलग ही गहमा गहमी जो है वो नजर आ रही है। जगह जगह पर जानवर बंधे हुए हैं और ये वैसे जो फेस्टिविटी है ना, ये जो माहौल है, ये बड़ा ही खूबसूरत होता है। तो उसको भरपूर तरीके से एंजॉय कीजिए और ऐसे में अपने जानवरों का भी खास तौर पर आप लोगों ने ख्याल रखना है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। तो कोशिश कीजिए कि उन्हें आप लोग सायादार दरख्त के नीचे बांध के रखें या फिर सायादार जगह पर बांध के रखें। और अगर कुछ लोग पानी का कूलर अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब सॉरी एयर कूलर अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो भी अपने जानवरों के सामने रखें, क्योंकि जो बकरे हैं वो बहुत ज्यादा जो है ना हीट स्ट्रोक से मुतासिर हो रहे हैं। गाय जरा बड़ा जानवर है फिर भी थोड़ा सा बर्दाश्त कर जाती है, लेकिन जो मैं देख रही हूँ कि बकरे हैं ना दरमियाने साइज के, वो थोड़ा इससे बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। बिला वजह अपने घर के जानवरों को तंग ना करें, क्योंकि अक्सर बच्चे हम देखते हैं कि वो कान से पकड़ते हैं बकरों को, पूरे मोहल्ले में घुमाने के लिए निकल जाते हैं, जिससे जो बकरे हैं या फिर जो गाय है, कोई भी जानवर हो, वो समटाइम बिफर जाता है और वो अपने आपस से बाहर हो जाता है। तो जितना हमने कुर्बानी को सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए इस फरीजे को सर अंजाम देना है, वहीं पर हमने कोशिश करनी है कि हम इन जानवरों के साथ थोड़ा बेहतर सलूक करें। तो जो लोग 3 से 4 रोज पहले ही अपने घर में गाय, बकरे, बैल, ऊंट लेकर आ गए हैं, वो उनकी खूब खातिरदारी करें। और जिनके अभी नहीं आए हैं उनके लिए मैं दुआ को हूं कि उनके घरों में भी आज शाम तक या कल तक आ जाए और अल्लाह ताला आप सबको कुर्बानी करने की तौफीक अता करे। एनीवेज, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। 188 खरब 188 अरब का बजट पेश, 85 खरब खसारा। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 25% और पेंशन में 15% इजाफा। महमूद खान चकजई को इख्तियारात मिल गए, तहरीक इंसाफ का नया कार्ड। और जिस्म को पानी की कमी से बचना जरूरी क्यों? जी तो जनाब, टॉप स्टोरीज आपने मुलाहिजा की। अच्छा, टॉप स्टोरी से पहले मैं एक चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, वो ये कि हमेशा हर किसी की रूटीन होती है ना, और रूटीन में कोई ना कोई एक चीज़ होती है जो कि डेली बेसिस पर हो रही होती है। तो मेरी रूटीन है उसमें मैं ये कहूँगी, जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, शेख साहब, पूरा नाम तो मैं नहीं ले रही वैसे उनका, तो ये एक बड़ी प्लेजेंट सी वाइब होती है हमारे पूरे PCR में कि जब ये आ जाते हैं और कान में आई भी में मुझे आवाज़ पड़ जाती है, तो वो एक होता है कि कॉन्फिडेंट बंदा कोई पीछे आपके बैठा हुआ है और आपको पता है कि यार अब आपने अपना शो निकालना है। तो शेख साहब, आप एक अधूरी चीजें हमारे प्रोग्राम में टाइमली पहुंचा करें वैसे तो PCR में, लेकिन एनीवेज आपके आने से जान आ जाती है हमारे बैकग्राउंड में। खैर, अब बात कर लेते हैं हमारी टीम के हवाले से कि जिसकी जान में जान थोड़ी कुछ इस लिहाज से भी आ गई है कि कल जो अमेरिका और भारत का मैच था उसमें अमेरिका को भारत के हाथों शिकस्त हुई। ये T20 वर्ल्ड कप 2024 का 25वां मैच है जिसमें भारत ने अमेरिका को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। और न्यूयॉर्क के निसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने अमेरिका का 111 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। बहरहाल, अमेरिका को शिकस्त से पाकिस्तान की सुपर 8 में पहुंचने की उम्मीदें जिंदा हैं, ताहम इसके लिए अमेरिका को अपना अगला मैच भी हारना और पाकिस्तान को अपना अगला मैच जीतना होगा। अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन मैं यहाँ पर यह कहूंगी कि हमें एक कौम की हैसियत से, मुनहसिल कौम, हमें ये हरगिज़ अब दुआ नहीं करनी चाहिए कि कौन सी टीम जो है वो फलानी से हार दे, फलानी टीम अपना वो वाला मैच भी हार जाए। भाई, जो खेलेगा वो जीतेगा। तो हम सिर्फ ये कहते हैं ना कि दुआओं पर या अल्लाह तवक्कुली जोर लगाकर हम ये नहीं कर सकते कि हम किसी का हक जो है वो छीनने की कोशिश करें। एनीवे, स्पोर्ट्स एनालिस्ट साद अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। साथ कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया।
थैंक यू सो मच। अच्छा, साथ ही जो कल का मैच हुआ इंडिया वर्सेस अमेरिका, कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं था कि जिसको अमेरिका चेज ना कर पाता, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब हम लोग देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप को, तो इसमें जितने भी पिचेस हैं उसके ऊपर स्कोर्स उस तरह से नहीं बन रहे। तो आपको क्या लगता है 25 मैचेस तो हो चुके हैं, क्या हमें इस T20 वर्ल्ड कप में कोई बड़ा स्कोर देखने को मिलेगा? देखिए, जैसे कि आपको मालूम होगा कि ये जो विकेट थी ये ऑस्ट्रेलिया शहर एडिलेड से मंगवाई गई थी और ये वहां जाके फिक्स की गई थी। अच्छा। और ये सारा जो प्रोसेस था ये मतलब 2 से 3 महीने के अंदर अंदर किया। और आपको मैं बताऊं कि इस पिच को सेट होते हुए कम से कम 12 महीने चाहिए होते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप करीब था और जो न्यूयॉर्क की विकेट है उसमें हम देख सकते हैं कि लो स्कोरिंग मैच हो रहे हैं और काफी इंटरेस्टिंग मैच हो रहे हैं। जिस तरह आपने पहले बात की इंट्रो में कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल आप बता रही थी कि हमें अब दुआएं नहीं करनी चाहिए, कौन सी टीम जीते कौन सी हारे हमें फर्क नहीं। देखिए, पाकिस्तान टीम की इस वक्त जो चांस है वो आपके सामने ही है कि जिस तरह कल यूएसए की टीम को इंडिया ने शिकस्त दी और हमने अपना जो मैच, बहुत बड़ा मैच था हमारा, टॉप 5 की टीम कनाडा में कह सकता हूँ कि उसको पाकिस्तान ने शिकस्त दे दी। हर कोई खुश है, बहुत खुश है। और अब जो अगला पाकिस्तान का मैच है वो आयरलैंड के साथ है, वो पाकिस्तान ने जीतना है। लेकिन जो यूएसए का मैच है आयरलैंड के साथ, उसमें 90% बारिश के इम्कानात है। अगर बारिश होती है तो यूएसए को 1 पॉइंट मिल सकता है और वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएगी नेक्स्ट राउंड के लिए, और पाकिस्तान डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएगी लाहौर एयरपोर्ट के लिए। तो बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान टीम की जो सूरत हाल है वो आपके सामने ही है। हाँ, बात करें बिल्कुल ऐसे ही। वैसे तो इन चीजों पे हमें हंसना नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या करें ना, अपने गमों पर अगर हम हंसना भी शुरू नहीं करेंगे तो ये पाकिस्तानी जो टीम है ना, ये हमें जहनी मरीज बना देगी। कुछ लोगों को तो ये ब्लड प्रेशर के मरीज बना ही चुके हैं, इसलिए अब हंसते मुस्कुराते हमें अपने गमों को सहना पड़ेगा। लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी आती है ना साथ के, चले फर्ज कर लें कि फर्ज कर लें ना सिचुएशन को कि अमेरिका हार जाता है आयरलैंड से, ठीक है, नहीं होती बारिश या बारिश कुछ इस तरीके से होती है कि चले फिर भी मैच हो जाता है, पर पाकिस्तानी टीम जो है अगर आयरलैंड से हार भी जाती है तो आपको लगता है जो टीम के अंदर इस वक्त धड़ेबंदी हुई भी है, जो टीम के अंदर ग्रुपिंग हुई है, वो हमें मजीद अगले मैचेस जितवा सकती है? क्योंकि ये पिछला मैच जो हमने कनाडा से जीता उसके बाद ऐसे लग रहा था जो बहुत कौम से लान तान हुई है ना, बड़े ही लोगों ने रगड़ा लगाया, शायद उसके बाद थोड़ी बहुत इन्हें समझ आई हो, लेकिन जो आपसी इख्तलाफात है वो इतनी जल्दी खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। देखिए ज़रियाब, अगर आप से रिक्वेस्ट है एक छोटा सा वाकया अगर आपको बता दूं पहले जी प्लीज। पाकिस्तान टीम का, देखिए पाकिस्तान टीम जब डैलस में मौजूद थी और यूएसए का मैच उस वक्त हुआ नहीं था, तो पाकिस्तान टीम का जो प्रैक्टिस कैंप था वो जारी था। तो उसमें 2 ऐसे ऑलराउंडर प्लेयर हैं पाकिस्तान टीम के जो कि अपने आप को तो बहुत बड़ा ऑलराउंडर समझते हैं, लेकिन दुनिया उनको नहीं मानती। वो दोनों इस छोटी सी बात पे उन दोनों की तकरार हो गई। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि डैलस में यूएसए के मैच से पहले जो प्रैक्टिस सेशन हुआ था, और इस बात पे तकरार हुई कि उसने ज्यादा बैटिंग कर ली नेट पे, तो दूसरे ने उसको कहा कि आप हटो, मैंने बैटिंग करनी है। तो ये बात मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तान टीम की जो इस वक्त कारकर्दगी है उसकी वजह पर मैंने कहा चले आज ये बात शेयर कर देता हूँ। अगर मेरी कोई बात गलत साबित कर दे तो मैं आपके अगले प्रोग्राम में आके माफी मांगूंगा उस दोनों प्लेयरों से। तो ये टीम के इस वक्त हालात हैं। और आपने जो ग्रुप बंदी की बात की, तो इस वक्त मैं आपको सूख से बता सकता हूँ कि पाकिस्तान टीम में इस वक्त सिर्फ कप्तानी की जंग चल रही है और कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो कि बाबर आजम को बिल्कुल पसंद नहीं करते। बाबर आजम का भी यहाँ पे एक मसला ये है कि उन्होंने भी चुप साध ली है, वो भी अब बयान नहीं दे रहे आके, क्योंकि वो भी समझते हैं कि पाकिस्तान टीम के हक में बेहतर है, पाकिस्तान मुल्क के मफाद में बेहतर है कि मैं अब जाके बयान दूं। उनको सब पता है कि उनके साथ कौन है कौन नहीं है। और कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका इस वर्ल्ड कप के बाद आप देख सकते हैं कि उनका आखिरी वर्ल्ड कप है। नाम ले देता हूँ, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान। जी, मैं यही चाह रही थी कि जरा आप नाम ले लें ताकि जरा लोगों को भी तसल्ली हो, मुझे भी तसल्ली हो, क्योंकि जो पाकिस्तानी टीम के साथ हो रहा है, मतलब पाकिस्तानी कौम के साथ जो पाकिस्तानी टीम कर रही है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता सकता हूँ कि 4 नाम है ये वर्ल्ड कप के बाद आपको नजर नहीं आएंगे। जिस तरह इफ्तिखार अहमद की मैंने नाम लिया, शादाब का नाम लिया, आजम खान का नाम लिया, इमाद वसीम का नाम लिया। साइम अयूब पे थोड़ा सा मैनेजमेंट ने इस वजह से थोड़ा सा भरोसा कर रही है कि वो यंग लड़का है, उसको मजीद चांस देंगे। तो लेकिन जिस तरह पहले मैं बात कर रहा था कि ये जो सारा मामला आपको पता ही है कि शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी लेने के बाद उसके बाद ये स्टार्ट हुआ। और शाहीन के आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, हाँ जी जी पहले अपने जो उनको गलत गाइड कर रहे हैं वो उनकी बातों में, और कुछ लोग ऐसे बाबर आजम के इर्द गिर्द मौजूद हैं जो कि उनको गलत गाइड कर रहे हैं। और ये जो
सारा मामला है ये अब काफी हद तक बिगड़ चुका है। नहीं तो फिर आपको नहीं लगता कि कप्तानी की जंग में अगर 2 धड़े बन गए हैं, 2 के भी 3 बन गए हैं, तो बेहतर ये है कि बोर्ड किसी ऐसे न्यूट्रल कप्तान को मंजर आम पर लेकर आए, किसी ऐसे शख्स को कैप्टन बनाए जो कि सबके साथ मामलात को बेहतर कर सके। और सब में यकीनी तौर पर हम नहीं चाहते कि वो लोग जिन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट को इस नहज पे पहुंचा दी, स्पेशली मैं प्लेयर्स के हवाले से बात कर रही हूं, वो अभी फिलहाल आगे चलकर टीम का हिस्सा रहे। बेहतर है कि जिस तरह से बाकी माजी के कुछ प्लेयर्स को क्लब क्रिकेट का रगड़ा लगा है, इनको भी उसी तरीके से क्लब क्रिकेट खिलवानी चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूं कि जब पाकिस्तान इंडिया से मैच हारा तो जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, वो उसी वक्त ये फैसले करने जा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं उन्होंने उन्हें उस वक्त रोका कि इस वक्त पाकिस्तान टीम का वर्ल्ड कप चल रहा है, तो आप ये 2 मैचेस के बाद हम फैसला करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान टीम की जो सिलेक्शन कमेटी है वर्ल्ड कप के बाद उसको फारग कर दिया जाएगा। उसके बाद उन तक सारी बातें, उन तक सारी मालूमात पहुंचा दी गई हैं कि कौन सा खिलाड़ी क्या कर रहा है, किसके लिए खेल रहा है, पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहा। तब बातें उनको जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं उन्होंने बता दी है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं उन्होंने नए बंदों की तलाश भी शुरू कर दी है सिलेक्शन कमेटी के हवाले से। वर्ल्ड कप के फौरन बाद पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन कमेटी है उसको फारग कर दिया जाएगा। दूसरी बात जो डोमेस्टिक में परफॉर्मर है उनको ग्रीन सिग्नल दिया गया, जिसमें सऊद शकील है, सलमान आगा है, और जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं उनको कहा गया कि आप तैयार रहें, टीम के कमान आपके हाथों में है, 3-4 साल आपको भरपूर मौका दिया जाएगा। वैसे भी टीम तो हार ही रही है, अगर आप हारेंगे तो उसका हमें कोई दुख नहीं होगा कि हम लेकिन साथ जो आप बात कर रहे हैं वो बात बिल्कुल बजा है, होना भी चाहिए। हमें अपने लड़कों को, नए लड़कों को बिल्कुल मौका देना चाहिए, और पाकिस्तानी टीम को एक नए टैलेंट की जरूरत भी है। लेकिन चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब के हवाले से मैं बात करूंगी, एक स्टेटमेंट उनके कोट करके कि मीनवाइल अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी दी है ना कि हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, हाँ हम बड़े फैसले लेंगे, लेकिन टीम अभी वर्ल्ड कप खेल रही है, इसके बाद ही हमें कुछ देखना होगा। कौम जो है वो दुआ करे कि टीम के लड़के जो है वो आगे चलकर थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर जाए। तो आपको लगता है कि मामला रफा दफा हो सकता है या फिर वाकई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा? इस दफा सिर्फ सिलेक्शन कमेटी या सिलेक्टर्स और ये वो और कोच सिर्फ ये लोग चेंज नहीं होंगे, टीम के अंदर भी कोई ऑपरेशन किया जाएगा? देखिए हमारे ज़राए ने जो हमें खबर दी थी उसमें यही था कि मोहसिन नकवी साहब सिर्फ वर्ल्ड कप खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा। उसके बाद वो बड़े फैसले आपको नजर आएंगे। सिर्फ सिलेक्शन कमेटी इस बार नहीं उड़ेगी, जिस तरह आपको याद है कि पीछे जब कहीं वर्ल्ड कप होता था तो बस सिलेक्शन कमेटी को उड़ा दिया, कोच को उड़ा दिया, कप्तान को उड़ा दिया। तो अब बड़े फैसले आपको नजर आएंगे वर्ल्ड कप के बाद। और यहाँ पे मुझे काफी हैरत होती है, हमारे कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको बैक टू बैक चांसेस मिल रहे हैं। शादाब खान की अगर बात की जाए तो पता नहीं कौन लोग हैं जिन्हें एज अ बैटर खिलाया इंडिया के मैच के खिलाफ, हालांकि वो स्पिनर बॉलर है, उनसे बॉलिंग नहीं करवाएगी। कनाडा के मैच में जो था उसमें उनको बॉलिंग नहीं करवाएगी, उनको एज अ बैटर खिलाया जा रहा है। तो उनकी बैटिंग की परफॉर्मेंस आपके सामने है, किस बुनियाद पे उनको बैक टू बैक चांस दिए जा रहे हैं। इफ्तिखार अहमद की अगर बात की जाए तो उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है, कहा जाता है कि बड़े हार्ड हिटर हैं, बड़े मैचों में परफॉर्म करते हैं। कौन सा मैच है जो उन्होंने हमें जितवा के दिया है? जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने जितवा के दिया होगा, श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने जितवा के दिया होगा। जब पाकिस्तान टीम का मुकाबला होता है इंडिया के साथ, इंग्लैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, तो ये प्लेयर आपको नाकाम होते दिखाई देते हैं। अब वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान टीम में ग्रुप बंदी की आवाजें आ रही हैं और सबके सामने है। मैं आपको बता सकता हूं कि कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनकी आपस में बोल चाल बंद है इंग्लैंड सीरीज के दौरान से, तो क्या खाक वर्ल्ड कप खेलेंगे? टीम में इत्तेहाद नहीं है। बिल्कुल बात वहीं पर आगे जहां से मैंने शुरू की थी साथ कि चलें मान भी लिया कि हमने आयरलैंड को हरा दिया और आयरलैंड ने आगे अमेरिका को हरा दिया, तो क्या गारंटी है लड़कों की कि ये आपसी इख्तलाफात खत्म करके सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेलेंगे? थैंक यू सो मच। साद अब्बासी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे थे और पाकिस्तान की टीम के अंदर जो कुछ चल रहा है, जो कुछ पक रहा है, उसके हवाले से भी हमें गाइड कर रहे थे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करते हैं। स्टे ट्यून्ड, न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक। और ब्रेक में जरा मैं गिनती कर रही थी कि बकरा ईद आने में कितने दिन रह गए, तो आज है आई गेस 13 तारीख और फिर 14, 15, 16 और 17, मतलब यानी कि 3 से 4 रोज बाकी रह गए हैं। लेकिन गर्मी बहुत बढ़ती चली जा रही है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ईद वाले दिन चने कुर्बानी से लोग फ्री हो जाएं, तो ठंडी हवा चल जाए, मौसम बेहतर हो जाए, बारिश हो जाए, ना भी बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो फिर जाहिर सी बात है हर गली मोहल्ले में खून बहुत ज़्यादा पड़ा होता है, तो बहुत ज़्यादा ताफुन फैलने का भी खदशा रहता है। लेकिन अमूमन बकरा ईद पर इस्लामाबाद की गिरदोनवा में तो बारिश हो जाती है, लेकिन लाहौर और इसके अलावा जो दीगर मैदानी इलाके हैं वहाँ पर मौसम थोड़ा सा गर्म रहता है। लेकिन शायद कि कोई बेहतरी आ जाए, क्योंकि
प्री मॉनसून का आगाज जो है वो जून के आखिर में होगा। एनीवेज, कैसा रहेगा बकरा ईद पर मौसम, न सिर्फ लाहौर का बल्कि दीगर तमाम शहरों का भी इस पर बात करते हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपका सरफराज साहब अपना वक्त देने के लिए। सरफराज साहब, कोई खुशखबरी, कोई तसल्ली का कोई घूंट हम पी सके, कोई मौसम बेहतर हो सकेगा ईद पर? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही मौसम रहेगा जैसा गर्मी चल रही है, वो कि पिछले मई के आखिरी दिनों में तो बहुत ज़्यादा सीवियर हीट वेव थी, वो तो आपको याद होगा, टेम्परेचर 46 प्लस में लाहौर में भी जा रहे थे, और इसी तरह से जहाँ मुरब्बर सिंध वगैरह में तो 50 से भी ऊपर चले गए थे टेम्परेचर। उस गर्मी की शिद्दत में तो कमी आई है, एक वेस्टर्ली वेव जो गुजरी है उसके बायस, लेकिन अभी भी मौसम जाहिर है कि कुछ जगहों में तो खासा गर्म होता है, 46 से 48 की रेंज में। सिंध में दोबारा से टेम्परेचर पिछले 2 दिन से चल रहे हैं, और इसी तरह से पंजाब के मैदानी इलाकों में भी 44, 45, 46 इसी रेंज में चल रहे हैं। तो ईद तक ऐसा ही इम्कान है, बल्कि 18 जून तक आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ड्राई वेदर है। कोई इक्का दुक्का किसी जगह पे आंधी वांधी हो जाए तो अदरवाइज ये इस तरह का गर्म मौसम ही है। ईद के दिन भी गर्मी इसी तरह की होगी, और बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। 19 जून की शाम या रात से कुछ इम्कान है कि कुछ बेहतरी आ जाए मौसम में। जी, कुछ बेहतरी आए, आंधी वांधी चले, कुछ हल्के शावर्स हो जाए कहीं पर, और फिर 20 से इम्कान है कि प्री मानसून के पहली बारिश या पहले शावर्स पंजाब के बेशतर इलाकों में इम्कान है। नॉर्थ पंजाब, फिर सेंट्रल पंजाब, फिर होते होते नीचे साउथ पंजाब तक, और इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान और अपर सिंध के चंद एक इलाकों में, जैसे जैकबाबाद, दादू। अच्छा, वैसे मैंने आपसे प्री मॉनसून की प्रेडिक्शंस भी लेनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानने की चाह रही हूँ, क्योंकि बकरा ईद जरा सर पर है और आपको पता है गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा है। ऐसे में आप व्यापारियों को क्या सजेस्ट करेंगे और उन लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे जो कि ईद से पहले जिनकी ख्वाहिश होती है कि घर में चलें 3-4 रोज के लिए जानवर होना चाहिए? देखिए, मैंने जैसे बताया ना आपको कि मौसम तो गर्म रहेगा, उस एतबार से जाहिर है कि वो जहाँ मंडियाँ लगी होती हैं तो जाहिर है उन्होंने इंतजाम तो किए होते हैं मेरे ख्याल में, जो टेंट वेंट के, यानी बहुत शिद्दत की गर्मी, वही 46-47 इस रेंज में टेम्परेचर। सरफराज साहब, उन लोगों ने तो टेंट वेंट के इंतजाम किए होते हैं, लेकिन कुछ खबरें मेरे तक भी पहुंची हैं, कुछ अजीजों के साथ मामला किए हुए हैं, कुछ लोगों के बकरे गर्मी से निढाल होकर बीमार हुए और फिर उनकी मौत वाक़ई हो गई। कुछ इस किस्म के केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। जी, वो तो आपको पता है कि बहुत शिद्दत की जब गर्मी पड़ती है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये ईद तक, ईद के दूसरे दिन तक इसी तरह से गर्मी की लहर इसी तरह से बरकरार रहेगी, उसके बाद इसमें कुछ कमी आ सकती है। तो जाहिर है कि खरीदारों को भी और व्यापारियों को भी, तो वही जो मैं भी बात कर रही थी अपने प्रोग्राम के आगाज में, कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा एहतियात करनी पड़ेगी, ठंडा वंडा पानी पिलाएं, सायेदार जगहों पे लेके जाएं। अच्छा, मुझे ये भी बताया, मौसम से ही रिलेटेड है वैसे तो ये खबर, फलों का बादशाह आम आ तो चुका है मार्केट में और दरख्तों से उतारा भी जा चुका है, लेकिन ये बताइएगा, जब भी हम लोग आम खा रहे हैं तो आम के अंदर अभी हमें वो मिठास नहीं मिल रही, तो क्या अभी जो सीजन चल रहा है, क्योंकि मजीद अभी जुलाई का महीना भी है और जून ने भी पूरा गुजरना है, तो किसी ऐसे मौसम के आम आप हमें प्रिडिक्ट कर सकेंगे हाँ इस मौसम की फसल जो होती है वो जरा अच्छी होती है? देखिए, मैं तो इस मामले में बिल्कुल नाबालिग हूं, मुझे कोई अच्छा आइडिया नहीं है। ये जी, जो एक्सपर्ट्स हैं इससे रिलेटेड वही बता सकते हैं। नहीं, मुझे था कि शायद क्योंकि मौसम की वार्मथ को आप जानते हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से, आप एनालिसिस उसके देते हैं, तो हो सकता है कि आप हमें फसलों के इस हिस्से से रिलेटेड भी गाइड सके। चले प्री मानसून की तरफ आ जाते हैं। मुझे प्री मानसून का बता दीजिए कि कब से इसका स्पेल जो है वो शुरू होने वाला है? जी, उसका इम्कान देखिए 19 या 20 जून से है, कुछ इम्कान बन रहा है। देखिए, प्री मानसून बारिशें हम उनको कहते हैं कि जब बिल्कुल जैसे पिछले दिनों बारिश हुई है, आंधी वांधी चली है पंजाब के बेशतर इलाकों में, कहीं हल्की दरमियानी बारिश, जैसे केपी में, तो ये वेस्टर्ली वेव के बायस हुई है, जो मगरब से आने वाली हवाएं होती हैं रही हैं पहले, और उसके बायस हुई है। अब जो ईस्टर्ली यानी वेस्टर्ली वेव बहुत ज़्यादा ऊपर अफगानिस्तान से ऊपर वस्त एशिया वगैरह पर शिफ्ट हो जाती है, तो पाकिस्तान पे उसके असरात बहुत ना होने के बराबर होते हैं, तो फिर ईस्ट से जो आने वाली हवाएं होती हैं, यानी इंडिया के ऊपर मानसून की प्रोग्रेस जारी है। एक तरह से जो इंडियन
जो शुमाली इलाका जाता है उनसे हवाएं होती हुई जब हमारे एरियाज में इंटर होती हैं, जो इंडिया के करीब इलाके लगते हैं, लाहौर, ऊपर नारनौल, सियालकोट, तो नीचे कसूर वगैरह, ये जो पट्टी है उस पर जब बारिशों की एक तरह से एंट्री होती है उधर से इंडियन साइड से, तो हम कहते हैं कि ये प्री मानसून बारिश है, क्योंकि मानसून की बाकायदा आगाज़ आपको पता है पाकिस्तान में जुलाई में होता है, या कोई 2-4 दिन प्लस माइनस कर सकते हैं, जून के आखिरी दिनों से हो सकता है। तो इस बात का इम्कान बन रहा है कि 19 या 20 से फिर प्री मानसून, पहली प्री मानसून बारिश हो सकती है लाहौर और गिलदनवा में, और फिर फैलते फैलते पूरे पंजाब को एक तरह से मुतासर करेगी, वो 2 या 3 दिन का स्पेल हो सकता है। अच्छा, प्री मानसून के अलावा मुझे ये बताएगा, उससे पहले तो चूंकि क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो लाहौर समेत कराची की स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो क्या वहाँ के शहरियों पर से हीट वेव या हीट स्ट्रोक का खतरा टल गया है? देखिए, कराची में तो मौसम बेहतर हो गया जून के स्टार्ट होते ही, जैसे हम पहले भी प्रोडिक्शन अपनी में यही बता रहे थे कि जून के स्टार्ट होते ही कराची में मौसम कदरे बेहतर हो जाता है। होता तो दिन में गर्मी है, यहाँ ज़ाहिर है नमी का तनासब बहुत ज़्यादा होता है, तो गर्म और मरतूब मौसम रहता है, लेकिन उस शिद्दत की गर्मी नहीं जैसे 38 से 40 के दरमियान टेम्परेचर में क्या दिनों में चल रहा था, और फिर उसके साथ जाहिर है कि 60 से 70% नमी, तो जाहिर है वो बहुत ज़्यादा जो फील लाइक फैक्टर ये जो आपका वो टेम्परेचर होता है परसीव्ड बहुत ज़्यादा हो जाता था, तो अब कदर बेहतर हो गया। अब 35-36 कराची का टेम्परेचर इसी रेंज में रह रहा है पिछले चंद दिन से, और पिछले 1-8 हफ्ते से यही रेंज चल रही है, और आगे भी 1-8 हफ्ते तक इसी रेंज का है। कहीं 1-8 डिग्री ऊपर हो गया, 36 के बजाय 37 हो गया तो हो सकता है, लेकिन जनरली बेहतर मौसम है। अब सुबह में और शाम में कराची आ जाते हैं, और चलें हम दुआ गो हैं कि न सिर्फ कराची, लाहौर, बल्कि जितने भी शहर है वहाँ पर लोगों के लिए एक खुशगवार आंधी या हवा का झोंका जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से आ जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और लोगों की जो बड़ी ईद है वो खैर वाफियत से गुजरे। थैंक यू सो मच सरफराज साहब अपना वक्त देने के लिए। एनीवेज जरा अब आगे बढ़ते हुए ज़रा बात कर लेते हैं कल पेश किए जाने वाले बजट के हवाले से, जिसके बाद हमने देखा कि आज अब पंजाब का बजट भी पेश किया जाएगा, फिर बैक टू बैक हम देखेंगे कि दीगर सूबों में भी बजट के हवाले से सेशंस जो हैं वो होना शुरू हो जाएंगे। तो कल हमने देखा कि वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आइंदा माली साल के लिए 18,877 अरब रुपए का जो बजट है वो कौमी असम्बली में पेश कर दिया, और इस बजट में टैक्स वसूली का जो हदफ है वो 13,000 अरब रुपए रखा गया, जिसमें तरक्याती बजट 1,500 अरब है, शरह नमू का हदफ जो है वो 3.6 है, जबकि 9.5 अरब रुपए से ज़ायद सूद की अदायगी में दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि वफाकी हुकूमत ने अगले साल मौसमियाती तब्दीली के असरात से मुकाबला करने के लिए मुतादिद इकदाम उठाने का ऐलान किया है, और ऐसे में अपनी बजट तकरीर के दौरान वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि गुज़िश्ता साल जून में IMF प्रोग्राम अपने ख़िताम को पहुंच रहा था और नए प्रोग्राम से मुतालिक बहुत गैर यकीनी की कैफियत थी। लिहाजा वज़ीर ख़ज़ाना ने मजीद बताया कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के हवाले से मुख्तलिफ कंपनियों ने दिलचस्पी जाहिर की है और बोलियां लगाई जा रही हैं। जल्द इसको हतमी शक्ल दी जाएगी, जबकि इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट को भी आउटसोर्स किया जाएगा। अब तनख्वाहों के हवाले से अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि ग्रेड 1 से 16 के मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 25% और ग्रेड 17 से 22 की तनख्वाहों में 20% तक इजाफे की मंजूरी दे दी गई है, जबकि इसी तरह पेंशन की मद में 15% इजाफा किया जाएगा। उन्होंने जो कम से कम माहाना उजरत के हवाले से शरह मुकर्रर की वो थी 32,000 रुपए, अब ये बढ़ाकर 36,000 करने की जो है तजवीज़ मंजर आम पर आई है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये सिर्फ ज़बानी कलामी बातें करती जाती हैं कि क्या इस पर अमल दरामद भी हो पाएगा, क्योंकि किसी भी आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, कोई भी इदारा हो, वहां पर आपको एक आम वर्कर की जो तनख्वाह है वो 25 से 27 के दरमियान तो सुनने को मिलेगी, लेकिन 32 से 36 या 30 से 32 ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। हत्ता कि लोगों को जो ट्रैवलिंग अलाउंस होते हैं वो भी नहीं मिलते हैं। एनीवेज सोलर के हवाले से बात की जाए तो बजट में सोलर पैनल की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी, प्लांट और इससे मुंसलिक आलात और सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स और बैटरियों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले खाम माल की दरामद पर ड्यूटी और टैक्सेस में रियायत दिए जाने का इम्कान है। तो ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है जो कि लिया गया है, क्योंकि जो कयास आई थी कि जो सोलर पैनल्स हैं, बैटरी है, ये इनसे मुंसलिक जो चीज़ें हैं उनकी चीज़ों पर टैक्स लग सकता है। गवर्नमेंट किसी न किसी तरीके से रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कोई ना कोई नया इजाफी बोझ जो है वो आवाम पर डाल देगी। वो अलग बात है कि अभी भी टैक्सों की भरमार की गई है, कहीं पर हमें उस लिहाज से रिलीफ नजर नहीं आ रहा। जहां पर हम लोग तालीम के हवाले से देख रहे हैं कि कुछ नई स्कीमों के हवाले से कुछ नई प्लान्स जो है वो शुरू किए जाएंगे, वहीं पर जो बच्चों की स्टेशनरी है जिसमें रबड़, कॉपी, पेंसिल्स आ जाते हैं, इसके ऊपर जो टैक्स छूट थी उसको खत्म कर दिया गया है। फिर मीनवाइल मुझ जैसे बंदे जो कि कभी प्लान कर रहे हो कि चले जी कोई एक
शादी कमेटी निकल आए तो हम किसी बड़ी गाड़ी की तरफ, हर किसी का ख्वाब होता है ना अच्छी से अच्छी चीज़ को परचेज करना या अच्छी से अच्छी अपने लिए आसाइशी सहूलत को अपने लिए खरीद लेना, तो वहाँ पर भी जी एक भारी भरकम टैक्स की जो वो है नवीद वो सुनाई गई है कल। ये टैक्स जो है लोगों पर बोझ इसका डाला गया है। फिर पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से कहा जा रहा है कि वो उसमें 20% इजाफा किया गया है लेवी के मद में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, जब आप इनको घर के बजट के ऊपर डिवाइड करते हैं तो आपको मालूम होता है कि भाई ये तो 10 से 15 हज़ार रुपये का सीधा सीधा खर्चा जो है वो अब ऐड हो चुका है। लेकिन याद रहे कि हमारी आमदनियां, हमारी इनकम वहीं की वहीं हैं। हुकूमत को चाहिए कुछ ऐसे बड़े मंसूबों का आगाज करे कि जिससे लोगों की जो परचेसिंग पावर है वो भी बढ़े और इसके अलावा मुल्क में इंडस्ट्री का पहिया चल सके। एनीवेज एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बजट को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बल्कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके ऊपर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। स्टे ट्यून्ड, न्यू पाकिस्तान। जी वेलकम बैक वंस अगेन जनाब। ब्रेक के बाद कुछ बात कर लेते हैं मुल्क के सियासी मामलात के हवाले से, क्योंकि अगर फिल वक्त देखा जाए तो इस वक्त मुल्क में सबसे बड़ा मामला तो बजट का ही है। बेपनाह खसारे का जो बजट है वो पेश कर दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके हम ये देख रहे हैं कि जहां पर हुकूमत की ये कोशिश है कि ये बजट उसने बड़ी ही यूँ कह लीजिए कि तमाम तर मामलात को मद्देनज़र रखते हुए बनाया है, वहीं पर हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे में इस बजट की मंजूरी के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कोशिश की जाती रही है कि किसी न किसी तरीके से अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाया जाए, तो कल हमने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर जो शोर शराबा होता रहा वो देखने से ताल्लुक रखता था। लेकिन बावजूद इसके जो वज़ीर ख़जाना है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब वो अपना बजट पेश करने में कामयाब रहे। लेकिन अगर बात की जाए तो बजट के अल्फाज जो हैं वो सिर्फ एक घोरक धंधा है, लेकिन बजट के हवाले से तो अभी हमने बड़ी तफसीली बातचीत की। आपको ये भी बताते चलें कि जो बजट पेश होने से पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफात देखने में आए वो भी देखने से ताल्लुक रखते थे। डेप्यूटी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बिलावल भुट्टो को मना तो लिया, मगर बिलावल भुट्टो इजलास में शिरकत करने के बजाय घर चले गए। कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के माबैन बजट के मामले पर इख्तलाफात की वजह PSDP है। पीपल्स पार्टी PSDP में तरक्याती स्कीमें शामिल ना करने पर बरहम है, तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि दुनिया में जहां भी गया कर्ज के बजाय सरमायाकारी की बात की। सरमायाकारी वहीं आती है जहां पर अमन और सियासी इस्तेहकाम हो। अच्छा, ये स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर देखने वाले चाहें तो इसको सिर्फ एक महज स्टेटमेंट के तौर पर भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा गहराई छुपी है कि जब उन्होंने ये कहा ना कि जहां पर सरमायाकारी वहीं पर आती है जहां पर अमन हो और सियासी इस्तेहकाम हो, तो क्या वज़ीर आज़म का जो दौरे चीन है वो कारगर साबित नहीं हुआ? वो वैसा नहीं रहा जैसी उनकी एक्सपेक्टेशंस थी। बहरहाल ये बात उन्होंने काबीना इजलास में कही। लेकिन तहरीक इंसाफ की सियासी क़यादत से मुज़ाकरात की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी क़यादत से मुज़ाकरात के लिए पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई साहब को मुकम्मल इख्तियारात देने का फैसला किया है। अब इसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर का यह कहना था कि मुज़ाकरात का हमारा अपना अंदाज है, महमूद अचकज़ई जो करना हो वही करेंगे। साथ ये भी कहा कि बानी PTI की गारंटी का मामला नहीं, सियासत में ये चलता रहता है। हमारे पास इत्तेहादी हैं और वो इस मामले को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो बहुत बेहतर है। लेकिन इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी सेनेट की कायमा कमेटी बराए उमूर खारजा के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं और सेनेट की कायमा कमेटी बराए खारजा अमूर के लिए सेनेटर इरफान सिद्दीकी हुकूमती इत्तेहाद के मुश्तरका उम्मीदवार थे। तो इसी पर बात करते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार ताहिर मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर जी, बजट तो पेश हो गया और बजट के मामले पर हमने देखा कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उनके इख्तलाफात मंजर आम पर आते हुए हमें नजर आए। हत्ता कि बिलावल भुट्टो जरदारी ना तो कल वहां पर मौजूद थे और सोने पर सुहागा नवाज शरीफ साहब भी उस इजलास का हिस्सा नहीं बने जिसमें बजट पेश किया गया। तो क्या ये दोनों शख्सियात ओन नहीं करेंगी इस बजट को या ओन नहीं कर रही हैं? बज़ाहिर तो आपकी बात दुरुस्त महसूस हो रही है, मगर एक चीज़ जो इससे मेरा साबित हो रही है कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके लिए पार्लियामेंट कितनी इंपॉर्टेंस है। असल बात तो यही है ना, जमहूरियत में तो सारी जो हुस्न है और जमहूरियत का वो पार्लियामेंट है। इसीलिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसों में लड़ते हैं, बाहर लड़ते हैं, दुनिया भर में ऐसे ही होता है, इख्तलाफ भी होता है और बड़ा शदीद इख्तलाफ होता है, मगर उसके लिए उन्होंने पार्लियामेंट रखी हुई है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, एक दूसरे पे इतराज़ करते हैं और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें इस मुल्क की जो
चेयरमैन बिलावल है और दूसरी तरफ अपन हमारे कायद सदर नवाज शरीफ है, तो दोनों ही शामिल नहीं, तीसरा जो लीडर है वो जेल में बैठा है। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि हमारी कितनी सतही और कितनी जैली पार्लिमान है। हमारा बिलीव ही नहीं है डिस्कशन पे, हम लॉ मेकिंग पे बिलीव ही नहीं करते। हम एक मुस्तकिल एक आइडिया बन गया कि अपोजिशन ने एहतजाज किया और वजीरे आप सारे 10-12 साल के आप ले लें, हमारे जो बजट मंजूर हुए हैं या पास हुए हैं, जो हमारे वज़ीरा खजाना ने किए हैं, वो कान अपने बंद कर लेते हैं, वो माइक लगा लेते हैं और बोलते जाते हैं पढ़ते जाते हैं और पूरा हाल जो है ना, वहाँ कानों बड़ी आवाज़ नहीं पड़ती, बैक जो डेस्क हैं वो बजते हो रहे हैं, शोर होता है। ये हमारा ट्रेडिशन है, हम इस तरह अपना 1 साल की मनसूबाबंदी करते हैं। और शायद ही ऐसे यूं आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, ऐसे लग रहा था कि जैसे मछली मंडी में या फिर किसी बकरा मंडी में बोलियां लग रही होती हैं और व्यापारी बोल बोल कर लोगों को या ग्राहकों को राग़िब करने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे हमारे पार्लियामेंट का हाल होता है। लेकिन बजट जो आया वो आपको लगा कैसा, किसके लिए लगा ये बजट? क्या ये शराफे के लिए था, ये अवाम के लिए था, ये मुतवस्सित तबके के लिए था? ये बजट किसके लिए है, इसका फायदा किसको होगा? देखिए, अवाम का तो लफ्ज़ भी इस्तेमाल करना मैं समझ रहा हूँ गैर इखलाकी होगा। मैं मतलब आपको एक मिनट में जो मुझे समझ आई है, मैं जो एक 6 फुट का इंसान समझ सकता है मैं वो आपसे शेयर कर लेता हूँ। मैं बजट देख रहा था, अब आपका प्लान है 12,000 कोई तकरीबन 700-800 अरब रुपए आपने टैक्स इकट्ठा करना है। यानी कि बजट से मुराद ये होती है कि कोई भी मुल्क बैठ के ये फैसला करता है कि 1 साल में उनकी आमदनी क्या होगी और उनके अखराजात क्या होंगे। तो आपकी आमदनी मैंने आपको बता दी है, तकरीबन कोई 8,500 अरब से ज़्यादा का आपका हसारा है। जो मैं दूसरे अल्फाज में असल चीज़ कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ, उस बजट में जो सबसे बड़ा एक्सपेंस क्या है, अगर आप पाकिस्तान का बजट देखें तो उसमें 10,000 अरब के करीब, मतलब मैं कल अपने शो में भी कह रहा था कि इंडिया को जब भी मैं सुनता हूँ, इंडिया वाले अरब या बिलियन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं या ट्रिलियन इंग्लिश में बोलते हैं, अरब और खरब का लफ्ज़ नहीं है वहाँ पे। इंडिया हमसे बहुत बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, वो अभी तक करोड़ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं कल इतना कंफ्यूज हो रहा था कि खरब तो मसला ही कौन है, ट्रिलियन जो इतना बड़ा एक हैवी वर्ड है, मतलब मैं तो नहीं समझता। तो मैं कह रहा था हमारे यहाँ 10,000 अरब के करीब हमने सूद अदा की है। अब जो मुल्क जो है जिसकी आमदनी 12-13, हम अपनी जुबान में बात कर लेते हैं, आप समझ लें कि मेरी आमदनी जो है 13 रुपए है, तो उसमें मैं जब मुझे 13 रुपए मेरी जेब में है तो 10 रुपए मैंने आपको उधार देना था, बाकी क्या बचा? तो आप बेसिकली 76 साल से उसमें आपकी फौजी घूमते हैं, उसमें आपकी सियासी घूमते हैं, उसमें आपका नवाज शरीफ, उसमें आपका पीपल्स पार्टी, उसमें नून, सारे इमरान खान सारे शामिल हैं। ये बजट है उधार का। अब आपने इस साल 10,000 अरब सिर्फ सूद दिया है। मैं आपको एक फिगर बताऊंगा, देखिए 2024 है, आपने अगर पाकिस्तान का फ्यूचर देखना है, आप माशाल्लाह ज़हीन है, आप देखें कोई भी मुल्क है उसकी शनाख्त आपने देखनी है, वो टेक्नोलॉजी साइंस पे क्या उसकी क्या विजन है, वो क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से आपकी इंडस्ट्री निकलेगी, यहीं से आपका नौजवान निकलेगा, वहीं से बेरोजगारी खत्म होगी। तो 78 अरब आपने रखे हैं साइंस और टेक्नोलॉजी पे, और कर्जा जो आपने दिया, सिर्फ सूद की मैं बात कर रहा हूँ, कर्जा वहीं का वहीं है, वो 10,000 अरब है। तो साबित ये हुआ कि हमारा हर बजट ये होता है कि हमने रियासत ने 25% तरह भी बढ़ा ली, किसकी? अपने मुलाजिम की, ठीक है। 2200 अरब के करीब फौज का खर्च है, वो आपने खर्च किया, मुल्क को नहीं बचाना, वो भी एक जायज़ बात है। बाकी मैंने आपको बता दिया तकरीबन 2,000 अरब के करीब बिजली और जो गैस का आपका जो कहते हैं ना जो सर्कुलर डेट है वो आपने रखना है। तो अगर आप सिर्फ बिजली, गैस, पाकिस्तान की कर्जा का निकाल लेना सूद, तो सिर्फ यहीं पे आपकी सारी आमदनी खत्म हो जाती है। तो मुल्क किससे चलता है? सिंपल जवाब उसका बना कि अभी उधार लेते रहो। इसीलिए हमारा इश्क किसके साथ है? IMF से। परसों जो हमारे वजीर खजाना है, उनका एक फिक्र आपके लिए काफी होगा। उन्होंने कहा जी कि हमारा कोई ABC कोई प्लान नहीं है, हमारा एक ही प्लान है, हमने IMF को फॉलो करना है। हमने IMF को फॉलो क्यों करना है? अच्छा, लेकिन मलिक साहब, आपको वजीर खजाना के अल्फाज तो याद हैं, लेकिन मैं आपकी तवज्जो जरा वजीर आजम के अल्फाज की तरफ भी लेकर जाना चाहती हूँ। जो उन्होंने कैबिनेट मीटिंग की, उसमें उन्होंने कहा कि हम बाहर गए सरमायाकारी पाकिस्तान लाने के लिए, और हम अब इमदाद पे नहीं सरमायाकारी पर बिलीव रखते हैं, लेकिन हमें ये कहा गया कि सरमायाकारी जो हमें
ये जवाब भी ना वो यही है कि सरमायाकारी वहां पर आती है जहां पर सियासी इस्तेकाम हो और जहां पर सिक्योरिटी इश्यूज ना हो। तो क्या मतलब लिया जाए इस बात का प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू से कि क्या उनका जो दौरा चीन था वो इतना कारगर साबित नहीं हुआ? देखिए, दुनिया जो है, जो पैसे की साइंस है ना, इन्वेस्टमेंट की, वो सारी दुनिया की एक है। उसका ना तो कोई मजहब होता है, ना उसकी कोई नेशनलिटी होती है। पैसा वहां पे लगाते हैं जहाँ प्रॉफिट नजर आए। तो जहां आपको पता ही ना हो, जहां आपका इत्तेहादी पीपल्स पार्टी कह रही हो कि अगले 100 दिनों में शहबाज की हुकूमत की, एक बंदा जेल में ये कह रहा हो कि मैं मर जाऊंगा, मैं जान दे दूंगा, मैं बात नहीं करूंगा, तो मुझे बताएं, पैसा जो है ना वो बहुत ही शाये है। जिस तरह वो कोई बर्ड होता है, आपके पास कबूतर बैठा और आप जरा कमरे में वो फौरन उड़ जाता है। तो पैसे ने पैसा कमाना होता है, उसको कोई ख्याल नहीं है कि ये मुसलमान है, ये भाई है, ये हमारे मीडिया में ऐसे अल्फाज होते हैं। तो बात उन्होंने सही की है, मगर उन्होंने किया, अगर इतने वो बड़े लीडर हैं तो उनका काम तो आते ही कहते कि मैं ऐलान करता हूँ, सारे सियासी कैदियों को मैं रिहा करता हूँ, सारे केसेस वापस लेता हूँ, और हम बैठते हैं, हम बात करते हैं, हम कितना कब तक लड़ेंगे, क्या हमारा मसला है, हमारा मसला। अच्छा, लेकिन जब आप बात करने पे ऐसे लग रहा है कि शायद बात हो सकती है, क्योंकि पीटीआई ने भी महमूद खान अचकज़ई साहब को मुज़ाकरात में मुकम्मल इख्तियारात दे दिए। क्या लग रहा है आपको, ये जो मुज़ाकरात का एक माहौल हमें नजर आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, खुद बानी पीटीआई भी इसके लिए हमें अभी जरा राजी नजर आ रहे हैं, ये मुज़ाकराती अमल जो है वो कामयाब हो पाएगा या ये सिर्फ ज़बानी कलामी ही आपको एक स्टेटमेंट नजर आ रही है? भाई ये स्टेटमेंट है, इससे आगे कुछ नहीं होगा। क्योंकि खान साहब ने भी एक चीज उनकी भी तरफ से आप देखें ना, एक अजीबोगरीब बात है, जब भी आप निगोशिएशन करते हैं तो निगोशिएशन का मतलब है, मुज़ाकरात का मतलब है कि भाई कुछ लो कुछ दो। दुनिया में कोई इंसानी रिश्ता नहीं है, माँ भी इतना आपसे प्यार करती है तो उसके भी जीन्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, उसका अपना एक मसला है कि मैं उसका बेटा हूँ या बेटी हूँ तो मेरा जीन उसके अंदर है, तो उसकी सेल्फिशनेस है मुझसे मोहब्बत करे। तो जो गिव एंड टेक जब नहीं होगा तो मुज़ाकरात किस तरह होंगे? खान साहब की पहली शर्त जो उन्होंने फरमाई है कि मेरी सीटें मुझे वापस करो, इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि मुझे 180 सीटें दो तो सबसे पहले शहबाज शरीफ अपने घर जाए। मतलब आप मुझसे मुज़ाकरात कर रही हैं, पहला काम मैं आपसे ये करूं, सॉरी यार मैं तो गया, 180 सीटें पकड़ो, तुम वज़ीर आज़म बन जाओ। नंबर 2 वो कह रहे हैं कि यार वो जो 9 मई का वाक़या है ना, उस पर जुडिशल कमीशन बनाओ। जनरल जो हमारे शरीफ हैं, आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें, उन्होंने क्लियर किया कि यार इन्वेस्टिगेशन हम उस चीज़ की कराएंगे जिसमें हमें कोई शक हो, हमें कोई शक नहीं। मेरा आपसे खुला सा सवाल है, पाकिस्तान की कोई सियासी पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत इतनी समझदार, इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो फौज को ऑफेंड करके कि जी हम इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे हैं? तो खान साहब ने पूरी कोशिश की है कि किसी तरह मुज़ाकरात ना हो। नंबर 2, नून को भी यही सूट करता है कि अपना अपोजिशन और एस्टैब्लिशमेंट आमने सामने रहे ताकि हम आराम से हुकूमत करते रहे। तो दोनों के फायदे में है, दोनों ने मुज़ाकरात ना होने हैं, ना कोई नतीजा निकलना है, ना यहाँ इस्तेकाम आना है, तो ना वो सरमायाकारी होनी है। तो फिर मतलब ये कि बेसूद रहेगी ये तमाम तर मामले। और फिर दूसरे में मुझे ये भी बताएं कि फिर जो बानी पीटीआई है वो कब तक अपनी जगह पर खड़े रहेंगे, क्योंकि जब तक स्टेप डाउन नहीं करेंगे तब तक मामला आगे नहीं बढ़ेंगे मलिक साहब, क्योंकि दोनों तरफ एक टक्कर की जंग है ना वो पीछे हटने को तैयार है, ना वो पीछे हटने को तैयार है। और इसके अलावा वो खवातीन जो काफी अरसे से इस वक्त जेलों में मुक़य्यद हैं, उनके लिए भी रास्ते नहीं खुल पा रहे हैं। वही सिंबल है ना, मतलब रियासत ने जब फैसला कर लिया, रियासत ने तो कोई मुनाफकत नहीं की। मैं को 10,000 दफा सुन चुका हूँ रियासत से कि भी हमने 9 मई को लिख लिया और हमने इसको भूलना नहीं है। वो उसका सिंबल है। आपने और मैं समझता हूँ इमरान खान की जो लड़ाई है वो सियासी नहीं, वो हीरो की लड़ाई है, वो देवता की लड़ाई है। वो अब हिस्ट्री के लिए लड़ रहा है और वो उसकी अपनी पोजीशन है, और मैं वैसे उसे एग्री करता हूँ। तो पाकिस्तान में भुट्टो के बाद दूसरा ऐसा करैक्टर है जो एक पोजीशन उसने ले ली है। वो कह रहा है कि भाई इस निज़ाम में मेरे से ज्यादती है, मुझसे कुछ भी करना है, सबसे पहले मेरी सीटें दो। मतलब अच्छा या बुरा लचक नहीं है, हालांकि मैंने आपसे पहले मैंने तनकीद किया, और खां की जो पोजीशन है वो हीरो वाली है, वो सियासतदानों वाली नहीं है। ही इज नॉट ए पॉलिटिशियन, वो एक हीरो है, वो एक देवता है। उसने कहा जी देवता साहब ने, हीरो ने कह दिया कि बस ठीक है, कह दिया, मैं शाहरुख खाऊं, कर लो जो करना है, मेरे साथ ऐसे ही होगा। लेकिन मलिक साहब माजी हमने देख लिया और हाल भी हमारे सामने है, क्या पाकिस्तानी सियासत में किसी हीरो की गुंजाइश मौजूद है? ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट अफोर्ड कर सकती है? ये हमारे दूसरे मुख्तदर हल्के मुख्तसर सा कमेंट नहीं, वो अफोर्ड करते तो इलेक्शन कर 45 फॉर्म ना बाहर आ जाता। वो अफोर्ड नहीं ना कर सकते, क्योंकि खां की जो मेरे ख्याल में सियासत में जो
सबसे अजीबोगरीब चीज़ हुई है जो असेसमेंट नहीं कर सकी मेरा एस्टेब्लिशमेंट, उसका वो जो हीरो जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो फास्ट बॉलर है, वन ट्रैक माइंड है, वो खड़ा हो गया तो खड़ा हो गया। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। और इमरान ने जितनी कंसिस्टेंसी दिखाई है उस हवाले से उसकी एक रिस्पेक्ट भी बढ़ी है और उसकी मकबूलियत भी बढ़ी है। मेरा नहीं ख्याल कि आप समझे कि इमरान खान के लिए पॉलिटिकली वो मतलब आप भी कह रहे हैं कि फायदा ही हुआ है पीटीआई को, नुकसान इसमें फिलहाल आपको नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया ताहिर मलिक साहब, चीन तज्जियाकार हैं, अपना वक्त हमें दे रहे थे, न सिर्फ बजट बल्कि मुल्क के सियासी मामलात पर भी उनसे गुफ्तगू। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करते हैं। वंस अगेन, और अभी कुछ ब्रेकिंग्स है वो आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि शायद यहाँ पर मौशी अशारिया बेहतरी होने की एक खुशखबरी भी हो सकती है। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड खबर सबसे पहले आपको देंगे कि जहाँ पर बजट के बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान नजर आया है और इंडेक्स में 1265 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जबकि इंडेक्स 74,063 पर ट्रेड कर रहा है। फाइलर्स पर कैपिटल गेन और डिविडेंड पर टैक्स ना लगना मार्केट के लिए मुस्बत करार दिया जा रहा है। तो ये कल वफाकी बजट जो पे मंजर आम पर आया उसके बाद की अब तक की लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जिसके बाद हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान है और इंडेक्स में 1265 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और इंडेक्स जो है वो इस वक्त 74,063 पर ट्रेड कर रहा है। एक और अहम खबर, रावलपिंडी में बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद समेत अहम शख्सियत के खिलाफ 9 मई के मुकदमात, हुकूमत पंजाब की केसेस ट्रांसफर करने के लिए दरख्वास्तों पर समाअत इस वक्त जारी है। अदालत ने हुकूमत की 11 दरख्वास्तें जुर्माने के साथ खारिज कर दी हैं, जबकि अदालत ने फी केस 2 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म सुना दिया। अदालत ने दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है, जबकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने महकमा प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्तों पर समाअत की है। तो रावलपिंडी में बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद समेत अहम शख्सियत के खिलाफ 9 मई के मुकदमात, हुकूमत पंजाब की केसेस ट्रांसफर करने के लिए दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने हुकूमत की 11 दरख्वास्तें जुर्माने के साथ खारिज कर दी, जबकि फी केस 2 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म भी सुनाया गया। अदालत ने दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने महकमा प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्तों पर समाअत की। और अभी एक ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ 2 ब्रेकिंग्स हैं वो आपके साथ डिटेल्स शेयर करते हैं कि गैर शरई निकाह केस की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में समाअत हुई है और अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मौतली पर 10 दिनों में फैसला करने की हिदायत की हैं। अदालत ने रिमार्क्स में कहा है कि सेशन जज के ऑर्डर शीट में चीजें वाज़ेह हो गई हैं। सेशन जज ने चीफ जस्टिस को लिखा कि चीफ जस्टिस ने फैसला किया। दौरान समाअत रिजवान अब्बासी ने दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देने की इस्तदा की है। तो गैर शरई निकाह केस की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में समाअत, अदालत की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मौतली पर 10 दिनों में फैसला करने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि सेशन जज के ऑर्डर शीट में चीजें वाज़ेह हो गई हैं। सेशन जज ने चीफ जस्टिस को लिखा और चीफ जस्टिस ने फैसला किया। दौरान समाअत रिजवान अब्बासी ने दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देने की इस्तदा भी की। एक और अहम खबर, एक और अहम मामला, बानी पीटीआई शेख रशीद अहमद, शाह महमूद कुरैशी, अली नवाज अवान और दीगर एक और मुकदमे में बरी। आज़ादी मार्च के हवाले से इस्लामाबाद के थाना I-9 में दर्ज मुकदमे में बरी किए गए जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक मोहम्मद इमरान ने महफूज फैसला सुनाया। पीटीआई रहनुमाओं पर दफा 144 की खिलाफ वर्जी तोड़ फोड़ की दफात के तहत 2022 में मुकदमा दर्ज किया गया था। तो बानी पीटीआई समेत शेख रशीद अहमद, शाह महमूद कुरैशी और अली नवाज अवान और दीगर एक मुकदमे में बरी कर दिए गए हैं। आज़ादी मार्च के हवाले से इस्लामाबाद के थाना I-9 में ये मुकदमा दर्ज किया गया था। जी, तो अब हमारा जो सेगमेंट है वो है हमारी हेल्थ से रिलेटेड, और हेल्थ से रिलेटेड डिस्कशन इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज से ठीक 3 रोज बाद बड़ी ईद है। लेकिन समर सीजन में जहां पर हमने गोश्त के हवाले से बात कर रही है, उससे बरक्स एक और इंतहाई इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम नज़रअंदाज किसी सूरत नहीं कर सकते, क्योंकि पानी की कमी अगर होगी जिसमें तो बॉडी को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी समर सीजन में पसीना आम दिनों की निस्बत बहुत ज़्यादा तेज़ी और ज़रा कसरत से खारिज हो रहा होता है। तो बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं कि रोज़मर्रा के
कामों में मुनासिब मिकदार में पानी पीना हम भूल भी जाते हैं, और ख़ास तौर पर मौसम गर्म हो तो डिहाइड्रेशन का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसमें पानी की कमी के बाद जिसमें मौजूद जो नमकियात हैं उसमें कमी वाक़ई होने लगती है। और माहिरीन ग़ज़ा ये बताते हैं कि एक खातून के जिस्म में पानी की मजमूई मिकदार 38 से 45 लीटर, जबकि एक मर्द के जिस्म में 42 से 48 लीटर तक होती है। और अगर यही मिनरल्स अपने मुकर्ररा मिकदार से कम होने लगे तो पूरे जिस्म का तवाज़ुन बिगड़ने का खतरा हो जाता है और इंसान बीमार हो जाता है। और इसके अलावा अब ईद की आमद है और बकरा ईद पर गोश्त खाने की मिकदार वैसे भी ज़रूरत से ज़्यादा कुछ बढ़ जाती है, जिसके बायस हम ये देखते हैं कि बॉडी के अंदर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। हम कहते हैं ना कि जिस्म के अंदर गर्मी हो गई, फिर उसके अलावा उसके बाद आप कच्ची लस्सी पिएँ, फालसे के जूस पिएँ, लेकिन वो गर्मी जो है वो अपनी मर्जी से ही खत्म होगी। हमें ज्वाइन करें इस सेगमेंट के लिए माहिर ग़ज़ाइयत ज़ोहा सुहेल, उन्हें वेलकम करते हैं। ज़ोहा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ज़ोहा, इससे पहले कि हम बहुत ज़्यादा ग़ज़ाइयत पर गुफ्तगू करें, एक बड़ा नॉर्मल फैक्टर जो भी हम लोग ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि हम जितना एसी के अंदर बैठे रहते हैं उतना ही हम पानी कम पीते हैं। और ये तो मैंने अपनी कॉमन प्रैक्टिस को ज़रा 2-3 दिनों से एनालाइज करने की कोशिश की, भी मेरे पास जो पानी की बॉटल पड़ी है, यकीन जानिए सिर्फ 4 से 5 घूंट में नहीं पिए। तो एसी के अंदर बैठे रहने से भी ये बताएगा कि हमारा जो वाटर कंटेंट है वो कितना इफेक्ट होता है? बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, हमें प्यास की तलब महसूस ही नहीं होती, हम पानी पीते ही नहीं, हम छोड़ देते हैं। और आप कभी नोटिस करें कि एसी वाले रूम से जब बाहर निकलते हैं आपको एकदम सर में दर्द होती है, सर चकराता है, पेन फील होती है। वो क्यों फील होती है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर पानी उस टाइम के अंदर आता ही नहीं है जितना टाइम हम एसी के अंदर बैठते हैं, और हमारा ब्रेन काम ही पानी के ऊपर कर रहा होता है। पूरी बॉडी में 70% जो है वो पानी मौजूद है, और 2 घंटे में अगर आप पानी नहीं पी रहे, 3 घंटे पानी नहीं पी रहे, तो ऑब्वियसली वो उसकी डिफिशिएंसी बॉडी में आ रही है। और ब्रेन ने काम ही पानी के ऊपर करना होता है। जब तक ब्रेन के पास वाटर नहीं होगा वो काम ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और वो साइड इफेक्ट्स आपको देगा, आपको डिजीनेस देगा, सर दर्द देगा। प्यास ही नहीं लगती, मैं तो पानी इतना पीता नहीं, मैं पानी इतना पीती नहीं, मुझे नहीं पता चलता, मेरा पूरा दिन गुजर जाता है। ये कॉमन प्रैक्टिस है, ये जो कॉमन आंसर है लोगों में, ये कितना डेंजरस है? ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है कि आपको प्यास लगी हो या ना लगी हो, आपने पानी पीना ही पीना है। अब हम लोगों का लाइफस्टाइल इस तरह से हो गया कि हमने एसी में बैठना ही बैठना है, ठीक है? तो इसी वजह से लोगों को प्यास की शिद्दत महसूस नहीं होती। तो यहाँ पर मैं इसी तरह से कोट करती हूँ कि आपको बेशक शिद्दत महसूस ना हो, लेकिन जितने वक्त आप दिन में नमाज पढ़ रहे हैं 5 ग्लास तो नमाज के साथ एसोसिएट करके पिए ही पिए। इसके अलावा 2 ग्लास में इस तरह से कहती हूँ कि एक सुबह नहार मुँह लाजमी पिए जब उठ रहे हैं एम्प्टी स्टमक, और एक रात सोने से पहले। 7 ग्लास आपके दिन के पूरे हो जाते हैं इस तरह से। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपको शिद्दत है नहीं, आप पानी लाजमी इस्तेमाल करें। बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि पानी के साथ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं जो पानी को बॉडी से खारिज करने में रोल प्ले करती है। जैसे कि गर्मियों में बड़ा कॉमन कंसेप्ट है कि आपने मशरूबात का इस्तेमाल करना है, नमकीन, मीठे, शुगरी ड्रिंक्स का आपने इस्तेमाल लाजमी। भाई अगर मैंने वाटरमेलन का एक जूस पी लिया गिलास, तो मैं कहती हूँ मेरा तो हो गया पूरा। उसके बाद जाहिर सी बात है कोई भी जूस पीने के बाद ना कुछ जल्दी पानी की प्यास नहीं लगती। उसमें 2 मसले आ जाते हैं। एक तो ये आता है कि अगर आप ऑब्वियसली ड्रिंक्स में नमक चीनी दोनों ने डलनी है और भरपूर मिकदार में डलनी है। अब नमक इस्तेमाल करने से क्या होता है कि आपकी किडनीज के ऊपर एक लोड पड़ जाता है। अब किडनी से नमक को बॉडी से खारिज करना ही है, क्योंकि अगर किडनी नमक को नहीं निकालेगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। सो किडनी का नॉर्मल मैकेनिज्म है कि उसने बॉडी से एक्स्ट्रा सॉल्ट को बाहर निकालना ही है। अब जब बॉडी में से वो सॉल्ट निकालती है तो सॉल्ट को पानी के साथ बाइंड करके निकालती है, पानी भी साथ निकलता है। तो अगर सोडियम निकल रहा है पानी भी निकल रहा है। तो आप देखिएगा जहाँ पर हम लोग सॉल्टी ड्रिंक्स पी रहे हैं, जैसे नमकीन लस्सी बहुत गर्मियों में पी जाती है, तो वो कहाँ आपको प्यास से बचा के रख रही है, वो उल्टा आपको डिहाइड्रेशन की तरफ लेकर जा रही है। इसी तरह से जो बहुत ज़्यादा मीठे मशरूबात है, जैसे कंजूइन का बहुत इस्तेमाल लोग करते हैं, डिफरेंट कंपनीज के लेकर का बहुत इस्तेमाल बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसमें बहुत नुकसान है कि शुगर भी आपके लिए नुकसान है। अच्छा, हमने अमूमन ये देखा ना कि जो मर्द हजरात जरा चले किसी काम से बाहर निकले, कुछ फैमिलीज कोई नादरा के ऑफिस गया है, कोई किसी सरकारी काम के लिए, इस तरह छोटे मोटे कामों के लिए, तो लोग अमूमन जाते हैं किसी न किसी खोखे पे, किसी न किसी शॉप पे रुकेंगे, बजाय इसकी कि वो पानी की बोतल खरीद कर पिए, वो कोई ना कोई फिजी ड्रिंक वहां से ले रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें कि बहुत से ठेले आजकल लगे हुए जो इस तरह के मशरूबात दे रहे हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो रो है। अगर आप रो ले लेते हैं, गन्ने का रो, वो बहुत अच्छा है। उसके अंदर कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर, आर्टिफिशियल शुगर आपके पास मौजूद नहीं है जो आपकी बॉडी में से पानी को खारिज करे। नेचुरल शुगर मौजूद है जो बॉडी हैंडल कर सकती है। जब आप आर्टिफिशियल
शुगर लेते हैं बॉडी हैंडल नहीं करती, वो अपने साथ पानी बाइंड करती है शुगर और एक्स्ट्रा वाटर को बॉडी से निकालती है। सो अगर आप लोग बाहर कहीं जा रहे हैं, आपको पता है कि आपको लंबा टाइम लग जाना है, हमेशा अपने साथ एक वाटर बॉटल रखें और उसको मुख्तलिफ वक्तों में पीते रहें और कोशिश ये करें कि ग्लास बॉटल रखें, प्लास्टिक की बॉटल मत रखें। जितना टेम्परेचर आजकल गर्म चल रहा है, प्लास्टिक की बॉटल में से गर्म टेम्परेचर में ऐसे मादे निकलते हैं जो कैंसर कॉज करेंगे और वो पानी के साथ मिक्स होते हैं और आप जब वो कंज्यूम करते हैं तो अगेन आपको पता है कि कैंसर कॉजिंग चीज़ आपके अंदर जा रही है और कितना रिस्क आजकल इस चीज़ का बढ़ चुका है। कितनी आवाम को कैंसर का मसला आ रहा है, बैठे बैठे कैंसर डायग्नोज हो जाते हैं। रीजंस क्या है कि हमारी छोटी छोटी लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस है जिनको हम फोकस बिल्कुल भी नहीं करते। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पानी की कमी को हर डाइटिशियन बताता है कि आपकी स्किन को भी बड़ा जो है ना वो इफेक्ट कर रही होती है। पहले ही गर्मी इतनी है कि गर्मी दाने लोगों को निकल रहे हैं और अगर हम लोग वाटर कंटेंट अपनी बॉडी में कम रखेंगे तो स्किन हमारी बड़ी पैची हो जाती है, बड़ी डार्क सी हो जाती है। इसके लिए भी पानी का पीना भी और पानी से मुंह धोना भी ज्यादा से ज्यादा कितना जरूरी है? दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है ना तो आपकी स्किन के ऊपर सबसे पहले एजिंग के सिम्टम्स आएंगे। आपकी स्किन पे बीच में गैप्स बनने लग जाएंगे। हाँ, बहुत से लोगों को आजकल प्री मेच्योर एजिंग का मसला आ रहा है, जो अभी 40 के भी नहीं हुए हैं लेकिन 35 इयर्स में स्किन पे रिंकल्स हैं, एजिंग के मसाइल हैं, झुर्रियाँ पड़ रही हैं, डार्क सर्कल्स बहुत बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि आपकी स्किन के अंदर खाली स्पेसेस बहुत है और वहाँ पर फाइन लाइंस आके उसको कवर कर लेती हैं। ओल्डर एज में जैसे स्किन आपने देखी ना किस तरह की हो जाती है, वो क्यों होती है? क्योंकि उनमें पानी की कमी होती है। सो पानी आपके स्किन के सेल्स को प्लम्प और हाइड्रेटेड रखती है, वहाँ पर कोई खाली स्पेस नहीं आने देती कि जो फाइन लाइंस को वहाँ पर प्रमोट करे। इसका एक सिंपल तरीका ये कि आपको अगर अपने बॉडी में वाटर स्टेटस चेक करना है तो आप अपने इस तरह से रेस्ट रखें और इसको यूं करके चेक करें। अच्छा। अगर तो ये फौरन से नीचे आ जाता है तो इसका मतलब है कि आप हाइड्रेटेड हैं। अगर ये जाके रुकता है और आराम से नीचे आता है, आपको लगता है कि इससे थोड़ा वक्त लिए स्टेबलाइज होने में, तो आप समझ जाएं कि आप एजिंग का शिकार और आप डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं। हम लोगों में पेशेंट्स में वाटर स्टेटस यूजुअली ऐसे ही चेक करते हैं कि हमें अंदाजा हो जाए कि इसमें पानी की कमी कितनी। जैसे डायरिया पेशेंट्स में यूजुअली ये सिम्टम नजर आते हैं। चलिए ब्रेक के बाद ना आपको अपनी स्किन चेक करवाती हूं। अच्छा, दूसरा ये कि ईद आने वाली 3 से 4 दिन रह गए हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि जाहिर सी बात है बकरे के गोश्त, गाय का गोश्त, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन दिनों में पानी का इस्तेमाल कितना ज़रूरी बना है जिससे मैदे में गर्मी ना हो? क्विकली कमेंट। इसके अंदर सबसे पहले तो यही रखना है कि गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना। ऑब्वियसली एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे आपको डायरिया होगा। डायरिया होगा, जितना बॉडी के अंदर पानी है वो भी निकलेगा। तो कोशिश ये करनी है कि दिन में सिर्फ और सिर्फ, मैं वैसे 3 आउंस रिकमेंड करती हूँ, आप 6 आउंस तक ले सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा ना, इससे ज़्यादा नहीं। चले जनाब, इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। वी जस्ट होप कि आप लोग ईद पर गोश्त थोड़ा कम ही खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी और दीगर चीज़ों का भी इस्तेमाल साथ में रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।